चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 33वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सूत्र चल रहा था न धातु लोप आर्ध धातु के। ऐसा आर्ध धातुक जिसको मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है, उसी आर्ध धातुक को मान करके जब उस धातु को गुण और वृद्धि प्राप्त होंगे इक के स्थान में, वे गुण वृद्धि नहीं होते। उसमें एक उदाहरण देख लिया था, लोलुवः, यही तो हुआ था पीछे। और इसी लोलुवः के समान हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे लुई छेदने धातु से लोलुवः बना, तो पुई पवने उससे पोपुवः बन जाएगा। इसमें एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जो अधिक लगे या कम लगे। है कोई सूत्र? है? कोई भी नहीं। पूरे जितने उसमें लगेंगे उतने ही इसमें लगेंगे। यहां तक कि अनुबंध भी एक जैसा ही है, लुएं और पुएं, सारे सूत्र वही लगने। इसमें कुछ भी बताने के लिए नहीं है। अर्थ में अंतर आ जाएगा। बार बार पवित्र करने वाला है, जैसे कि हम कोई चीज छानते हैं, छानने वाला। अब अगला उदाहरण, ये तो हो गया था गुण की प्राप्ति जो हुई थी उसका निषेध। लेकिन ये सूत्र दो काम कर रहा है, गुण की प्राप्ति को भी रोकता है और वृद्धि की प्राप्ति को भी रोकता है। तो वृद्धि की प्राप्ति का उदाहरण आगे आ रहा है। उदाहरण है मरी मृजः। प्रत्यय यहां भी वैसा ही है, इसलिए अर्थ क्या होगा कि बार बार शुद्ध करने वाला, बार बार शोधन करने वाला। बार बार करने अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? यंग प्रत्यय। इसको नहीं भूलना है, क्योंकि व्याकरण में जिस भाषा का ये व्याकरण है, तो भाषा में ही हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम क्रियावाचक पदों को बोलते हैं। कहीं हम इच्छा को जोड़ देते हैं, किसी क्रिया को करने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, जाने की इच्छा, खाने की इच्छा। कहीं बार बार क्रिया में बोल देते हैं, कहीं क्रिया ऐसे बोलते हैं कि हम दूसरे से करवाते हैं, खुद नहीं करते। तो इन सब अर्थों को कहने के लिए अलग अलग प्रत्यय आते हैं। इच्छा को जोड़ना होता है तो सन प्रत्यय ले आते हैं धातु से। बार बार बोलना अर्थ होगा, क्रिया का बार बार करना, तो यंग प्रत्यय ले आएंगे। और दूसरे से क्रिया जब करवाने का भाव प्रकट करना हो तो णिच प्रत्यय ले आते हैं। तो ये जो तीन प्रत्यय बताए मैंने, सन, यंग और णिच, ये अधिक प्रसिद्ध हैं। और ऐसी धातुओं को क्या बोलेंगे? सन्नंत, यंगंत, णिजंत। और इनमें से कुछ भी नहीं है तो सामान्य धातु का अर्थ है वही रहेगा। पढ़ता है तो पढ़ता है, बस उसमें पढ़ना चाहता है नहीं कह सकते, बार बार पढ़ता है नहीं कह सकते, पढ़ाता है नहीं कह सकते। यहां हम कौन सा ले रहे हैं इनमें से? बार बार, जिसमें अर्थ निकल रहा हो। तो मूल धातु क्या है? शब्द क्या बनाना है? मरी मृजः।
और मूल धातु हो गई मृजूष। इसमें कुछ बताया भी था क्या पहले? थोड़ा सा विषय चला था क्या इसका? क्योंकि मृजूष में मैंने ऊ और शकार हटाया था। अच्छा अच्छा, हाँ मार्ष्टी में था। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला कार्य धातु संज्ञा। क्रम एक बार ध्यान रख लोगे, मस्तिष्क में बैठ जाएगा। उसमें फिर अदला बदली मत किया करो, बिल्कुल वही नियम एक जैसा, तो कहीं भूल नहीं होगी। फिर अनुबंध लोग करते हैं ठीक है, लेकिन धातु वाला काम सबसे पहले, फिर अनुबंध हटा देंगे। शकार हट गया और ऊ हट जाएगा। ऊ है ये अनुनासिक, रह गया मृज। अब धातुओं के अधिकार में मृज धातु से कौन सा प्रत्यय? यंग। धातु के अधिकार में है ये, स्वयं धातु सूत्र में ही है। धातोरे काचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग। क्या क्या इसकी शर्तें हैं सूत्र की? एक आच होना चाहिए, एक ही अच है इसमें। हलादी होना चाहिए, आदि में हल है। हलादी है ये? कैसे है हलादी? मकार आदि में है, नहीं है? हलादी हो गया। तो धातो एकाचह हलादेह क्रिया समभिहारे। अर्थ कौन सा होना चाहिए? क्रिया का समभिहार, बार बार करना। ऐसी अवस्था होने पर धातु से यंग प्रत्यय हो जाता है। तो यंग प्रत्यय हो गया। प्रत्यय परश्च, यंग का यह बचेगा। यंग प्रत्यांतों के रूप यदि हम सीधा लकार ला करके बनाएं, यंग प्रत्यय करके और दोबारा फिर धातु संज्ञा करके और लकार लाएं, तो वहां लकारों के स्थान में आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं या परस्मै पद के आते हैं? पहले दोनों आते हैं, ये उत्तर नहीं है। अंत में क्या लाएंगे हम? उत्तर प्रश्न ये है हमारा। ये जो यंग में गकार लगाया ना, यही निर्णय कर देगा इस बात का। ये धातु कैसी बन जाएगी बाद में? ङित। ये धातु बन जाएगी ङित, और ङित धातुओं से सदा आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। अनुदात्त ङित आत्मनेपदम। वहां धातु पाठ में नहीं लिखा होगा। धातु पाठ में मृज धातु चाहे जैसी भी हो, क्योंकि यहां तो धातु संज्ञा दोबारा की जाएगी ना इसकी। और सनाद्यंता धातवः जो धातु संज्ञा करता है, धातु पाठ में विद्यमान धातुओं की नहीं करता, ये प्रत्यय लाने के बाद फिर करता है। सनाद्यंता धातवः का धातु पाठ से कोई संबंध नहीं। वहां चाहे जो कुछ भी कहा हो धातु के विषय में कि उदात्त है या अनुदात्त है या स्वरित है या उदात्तेत है या अनुदात्तेत है या स्वरितेत है, उससे कोई तात्पर्य नहीं। तो ङित होने से आत्मनेपद के ही प्रत्यय आते हैं, यानी यंगंतों के रूप आत्मनेपद में ही मिलेंगे। लेकिन यहां हमें कोई लकार नहीं लाना है, यहां एक अन्य प्रत्यय लाना है। और कौन सा प्रत्यय लाना है? लोलुवा में कौन सा प्रत्यय लाए थे? अच। वही अच यहां भी आएगा। तो पहले किया हमने यंग प्रत्यय, अब यंग प्रत्यय करके अब यहां क्या प्रक्रिया होगी है बाद में कौन बताएंगे? यंग प्रत्यय आ गया। अंग संज्ञा करेंगे तो फिर अंगस्य के अधिकार में पहुंचो। कहां पहुंचोगे? बोलो, कहां इच्छा हो रही है? अभी अंग संज्ञा की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले द्वित्व करना है। और सबसे पहला कार्य जब भी कोई प्रत्यय कर लेंगे, सन से लेकर के और ऋणिंग प्रत्यय तक, कमेरणिंग सूत्र तक है, गुप्तेज के द्व्यः सन से लेकर के कमेरणिंग सूत्र तक जितने प्रत्यय आए हुए हैं, इनमें से कोई भी प्रत्यय आप कर लें तो तुरंत ही आपको सूत्र लगाना होगा सनाद्यंता धातवः। ये कार्य ही समाप्त कर लेना है। अर्थात अब ये प्रत्यय सहित को हम धातु बनाएंगे, क्योंकि धातु शब्द फिर बोला जाएगा आगे।
और वहां पहुंचेंगे फिर संन्यंगो हो, छठे अध्याय के प्रथम पाद में। और संन्यंगो में अनुवृत्ति किस किस की आ रही है? एकाचोदे प्रथमस्य, अजादे द्वितीयस्य और लिटि धातु अनभ्यासस्य से उसकी धातु होगी। लेकिन एकाचोदे प्रथमस्य और अजादे द्वितीयस्य, इनमें से एक ही संगत होता है एक बार में। धातु यदि हलादी है तो एकाचोदे प्रथमस्य को लेंगे, आजादी है तो अजादे द्वितीयस्य को लेंगे। यहां क्योंकि हलादी है तो एकाचोदे प्रथमस्य ये आ गया और धातु आ गया। अब क्या अर्थ बनेगा? संन्यंगो हो। सन और यंग ये प्रत्यय यदि आगे आ रहे हों तो धातु के हलादी है ये, उसके प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है। और एकाच यस्मिन, तो इसमें आसपास के जो व्यंजन हैं वो भी आ जाएंगे। हमें द्वित्व करना है री को, लेकिन क्योंकि इसके साथ में इधर और उधर जो भी जुड़े हुए हैं बहुरी समास में वो सारे आ ही जाते हैं। तो कितने हैं इसके आसपास अन्य जो हल हैं वो कितने हैं? सब मिलाए कितने हो गए? 3 हो गए हैं। और जितने भाग को हम द्वित्व करेंगे वो सारे वर्ण कितने हैं? हैं? अच्छा, आसपास व्यंजन कितने हैं इसके? कौन कौन से नाम बोले एक एक करके? यकार नहीं है? जब हमने लोलवह बनाया था तो द्वित्व कैसे किया था? लूय लूय अ। तो यहां आप पक्षपात क्यों करोगे कि यहां यकार को छोड़ दो? वो ठीक है कि नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। वो कहेगा मुझे बाद में छोड़ देना, अभी तो साथ ले लो मुझे, अभी तो मुझे साथ में रखो, बाद में चला जाएगा, कोई बात नहीं। वो कहेगा मेरे साथ ही जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। तो अब द्वित्व करेंगे ये मृज और यकार भी साथ में, और फिर ऐसे ही, क्योंकि 2 बार बोलना है ना, ये और ये अ अलग रह गया, ये इसको अलग कर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि प्रथम एकाच ये द्वितीय एकाच बनता है, और द्वितीय एकाच का नियम कब लगेगा? धातु जब आजादी हो। अब अगला कार्य, द्वित्व करते ही कौन सा कार्य होता है अगला? अब इसका ये क्रम बना लेना हमेशा। जैसे हम धातु पाठ से कोई शब्द लाते हैं तुरंत ही धातु संज्ञा करते हैं उसकी, ऐसे ही द्वित्व करते ही सबसे पहला कार्य अभ्यास संज्ञा। तो पूर्वाभ्यास, स्पष्ट है ना ये कि पूर्व का नाम अभ्यास। जो बातें अधिक आएंगी आगे चल करके, बार बार वही बातें आती हैं, उनका विस्तार इस समय तो हो रहा है अभी, फिर आगे विस्तार नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि विस्तार किया ही से जा रहा है कि इसको हम ठीक हृदयंगम कर लें कि जहां जहां जो बिल्कुल निरपवाद जो बातें हैं सारी, जैसे मैंने कहा कि द्वित्व करते ही अभ्यास संज्ञा होनी ही है, ये निरपवाद है। धातु पाठ से शब्द लाते ही धातु संज्ञा होनी ही है, ये निरपवाद है। जिसका अपवाद न हो कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी विकल्प भी न हो, ऐसे भी नहीं, विकल्प भी नहीं है, कोई करना ही है। तो पूर्वाभ्यास इसीलिए पाणिनि ने सूत्र यही दे दिया इसी में, इसी प्रकरण में, कि आपको दूर नहीं भागना है। आपने इस प्रकरण का प्रयोग किया है कि हाँ किया है, क्या किया कि द्वित्व किया था, तो कि इतना और समझ लेना, ये उसका अभ्यास नाम जरूर रख लेना। आप यहां से द्वित्व करवा के जा रहे हैं तो इतना और कर लेना, ये नाम साथ में लेते जाना, तो अभ्यास नाम इसका हो गया। किसका? पीछे वाले का, पूर्व वाले का, पूर्व अभ्यास। अब आप यहां से बाहर निकल जाओ इस प्रकरण से, इसका काम पूरा हो गया।
अब तो अभ्यास कह करके जहां कुछ कार्य हो रहे हैं अब वहां पहुंचेंगे। तो 7वें अध्याय के चौथे पाद में अब देखो यहां ये भी एक पक्का नियम हो गया अभी। कौन सा? कि जब भी आप छठे अध्याय के प्रथम पाद के द्वित्व प्रकरण का प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत ही 7वें अध्याय के चौथे पाद में जाना ही है। कोई रूट नहीं है दूसरा और, वहीं पहुंचना है। तो ये जो थोड़े से नियम है ना, ये पकड़ लेंगे तो शब्द बड़ी सरलता से सिद्ध होते हैं। फिर ये आपको जाना ही है वहां, क्योंकि अभ्यास का काम और कहीं नहीं बताया गया है। अभ्यास को क्या क्या होता है यदि हम जांच करें सारी अष्टाध्यायी में, तो केवल एक सूत्र ऐसा मिलेगा आपको जो अन्यत्र भी है। कौन सा है? कौन बताएंगे? है पता किसी को? देखो अभ्यासस्य का प्रकरण हमने समझ ही लिया। कहां से कहां तक है ये? अत्र लोपोभ्यासस्य से लेकर के ईच गणः सूत्र तक ये अभ्यास का प्रकरण है। ये प्रसिद्ध है। इस प्रकरण के बाहर भी एक सूत्र ऐसा और है जहां अभ्यास शब्द का उच्चारण किया गया है तो मैं भी कह रहा हूं। कहां है? प्रश्न ये है कहां है? तो ये है सबसे अंतिम पृष्ठ पर। अंतिम पृष्ठ निकालो। मैंने अंतिम सूत्र नहीं बोला था, अंतिम पृष्ठ बोला है। अभ्यासे चर्चा मिल गया? नहीं, बस और कहीं अभ्यास को नहीं पुकारा गया है, और कहीं इसका स्मरण नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम इसी में हैं 7वें अध्याय के चौथे पाद वाले प्रकरण में। तो अभ्यास संज्ञा करके भी पहला कार्य तो यह हो गया, इस प्रकरण में आ गए हम। अब इस प्रकरण में आने के बाद भी यहां भी एक नियम है कि सबसे पहले कौन सा सूत्र लगाते हैं। यद्यपि वो सर्वत्र तो नहीं लगता है, लेकिन जहां एक से अधिक हल होंगे वहां अनिवार्य लगेगा, और वो सूत्र है हलादि ही शेषः। कहां लगता है ये? जहां एक से अधिक हल हों। कितने हैं? 1 2 3, 3 हल हैं। एक अच है इसमें, री अच को नहीं छुएगा ये। और हलादि में समास कौन सा है? कर्मधारय। हल च असौ आदि ही हलादि। ऐसा क्यों किया गया कि हल भी हो वो, लेकिन वो आदि में होना चाहिए। अगर आदि में नहीं है तो ये सूत्र नहीं छेड़ेगा उसको। हल तो हो लेकिन आदि में हो। अब मान लो हमने अट धातु को द्वित्व किया है? तो हल च असौ आदि ही। अब यहां कौन सा हल है आदि में? मकार। अब ये क्या कह रहा है कि जो आदि का हल है वो तो बच जाएगा, बस और कुछ नहीं कह रहा है ये। हलादि ही शेषः। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? अभ्यासस्य, और किसी की नहीं है। तो अभ्यासस्य आदि ही हल शिष्यते, इतना ही तो सूत्र का अर्थ हुआ। औरों का क्या होगा? इसने कहा अपने आप समझ लो और हट जाएंगे, क्योंकि ये सूत्र चरितार्थ कब होगा? अगर हम औरों को न हटाएं तो सूत्र का जो अर्थ है चरितार्थ हो जाएगा कि आदि का हल शेष रहता है, औरों को हटा नहीं रहे। हो गया काम पूरा सूत्र का। हो गया मेरी बात लागू हुई नहीं अभी, कि क्यों नहीं हुई? कि आपने और हल तो हटा ही नहीं। तो कोई कहेगा तो तुमने कहा ही नहीं ऐसा, कि ठीक है मैंने नहीं कहा, लेकिन जो मैंने कहा वो बात पूरी हो गई? पूरी वो भी नहीं हुई। इस तरह से अन्य हल हट जाएंगे। तो क्या रह गया? अब रह गया मृ, और आगे ये मृज य। ठीक है, यहां तक का ही हो गया निर्णय। ये मृ रह गया।
अब है मृ मृज और अ, यानी यंग का यकार भी गया, मृ मृज अ। अब यहां नहीं, यंग का तो हटाएंगे बाद में, ये वाला तो रह गया ना, ये तो ये यंग का यकार गया है ये, तो मृ मृज य और अ। अब यहां पर एक सूत्र जो हमने लगाया था लोलुवह में, तो लोलुवह में क्या सूत्र लगाया था? यंग को हटाया था ना, यंग को हटाने का सूत्र यंगो चीचा, कहां पर है ये प्रकरण? ध्यान रखो सदा, ये है लुक प्रकरण में, और लुक प्रकरण प्रसिद्ध हो गया है सबको। जैसे ये अभ्यास का प्रकरण ये सबको प्रसिद्ध हो गया, ऐसे ही लुक का प्रकरण भी प्रसिद्ध है। और लुक का प्रकरण कहाँ चलता है? ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। ये लुक का प्रकरण, इसी लुक प्रकरण में सूत्र आया हुआ है यंगोचिच यंग अचि च। यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है अच परे रहते और बिना अच के भी। तो इस तरह से यंग प्रत्यय का यहां पर लुक हो गया। अब हमारे पास धातु है ये मृ और ये मृज और अ। अब यंग का कुछ भी नहीं रहा, केवल अकार मात्र रह गया है बस। अब यहां अभ्यास के प्रकरण फिर आ जाओ। अभी अभ्यास में कुछ और भी करना है। अच्छा जी, पहले वाले को बस हमने वो किया, पिछले वाले पे नहीं लगाएंगे हलादिशेष? ना पूर्व अभ्यास रहते हैं ना, अभ्यास के करता है हलादिशेष। फिर दोबारा प्रश्न करो आप। जब हमने द्वित्व किया था तो हमने दोनों को किया, अब हमने हलादिशेष से पिछले वाले को हटाया, अभ्यास को, अभ्यास पिछला शब्द मत बोलो। हाँ, जहां भी है अभ्यास, चाहे कोस दूर है, जब वहीं पर है, अभ्यास को पकड़ना है कहां पर है, वो हम पहले नाम रख चुके हैं पूर्व अभ्यास का। बस हलादि शेष अभ्यास में ही लगेगा, वो इस वाले हिस्से में कुछ भी नहीं करेगा, इसका नाम अभ्यास है ही नहीं। अभ्यास नाम है केवल इसका, पूर्व वाले का, पूर्व अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास में जो आदि हल है मकार, और री को कुछ कहा नहीं उसने, तो ये दोनों रहेंगे, ये हट जाएंगे दोनों, जकार यकार हट जाएंगे। ये है इसका तात्पर्य। अब इसी प्रकरण में एक अन्य सूत्र है अभ्यास के ही प्रकरण में, जो आज पहली बार लग रहा है। सूत्र है उरत। मिल गया? उहु अत उरत। उहु का अर्थ क्या हुआ? षष्ठी का एक वचन है, कौन सा मूल शब्द है? री। जैसे उरण रपरह सुना था नहीं, तो जैसे वहां है वैसे यहां पर है। तो उहु का अर्थ क्या हो गया? उकार। अभी कहा मैंने री का षष्ठी का रूप है ये, तो क्या अर्थ हुआ उहु का? हैं? किसके के स्थान? तो षष्ठी का अर्थ बोला आपने, उहु का अर्थ क्या है? री के स्थान में। री का षष्ठी का है ना उहु, और अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आई रही है, तो अभ्यासस्य उहु, अभ्यास के ऋकार के स्थान में, अभ्यास के ऋकार के स्थान में, ये इसका अर्थ हुआ। क्या होगा? अत। उहु अत। क्या ढूंढ रहे हो आप? सूत्र? हाँ यही है, नीचे की तरफ मिल, तो आपकी अंगूठा वहीं रखा है मुरली। तो उहु अत, अभ्यासस्य उहु अत, बस इतना ही तो अर्थ है। अभ्यास के ऋकार के स्थान में अत हो जाता है। अत में तकार क्यों लगाया? केवल आकार का ग्रहण करने के लिए। ह्रस्व आकार का, केवल आकार का तात्पर्य, केवल आकार कहोगे तब भी वो दीर्घ आ भी केवल आकार ही है, इसलिए ह्रस्व को बोला करो सीधा।
तो क्यों कहा ऐसा? क्या दीर्घ आ सकता है यहाँ? हम री के स्थान में आकार करने जा रहे हैं, क्या दीर्घ आ सकता है यहाँ? बचाव क्यों कर रहे हैं? तकार क्यों लगा रहे हैं? सीधे सूत्र बनाया उरह, उरत न कह करके उरह, उहु अह उरह। हाँ, तो दीर्घ आप ले रहे हो, लेकिन यहाँ बताओ कि री के स्थान में आप दीर्घ ला सकते हैं क्या? नहीं आ सकता ना? नहीं, क्यों नहीं आएगा? री के स्थान में हम जब आकार आ लाएंगे तो दीर्घ क्यों नहीं आ सकता? अब मेरा ये प्रश्न है। कहाँ पहुंच गए आप? अण होते होते वो ये अण में आता है और अण अपने परिवार का ग्रहण कराता है, तो दीर्घ की प्राप्ति है यहाँ पे? दीर्घ की प्राप्ति है। स्थानीय अंतरतम लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? अच्छा, स्थानीय अंतरतम लगाया तो री का स्थान क्या है और आकार का नहीं बनाना। अब क्या करेंगे? अरे फिर वही बात, अभी छोड़ो उसको। अच्छा ठीक है, रपर ले भी आ, मान लिया, क्योंकि वो भी कहना ठीक है, प्रसिद्धमान अवस्था में ही रेफ जुड़ जाएगा। अब रेफ जब जुड़ेगा तो रेफ हम आकार कर रहे हैं, आकार अपने परिवार वालों को भी ले आया है, तो दीर्घ आके पास में भी उसके आगे भी रेफ जुड़ेगा, यानी कि अर और आर। अब दो हैं, चलो ठीक है। अब री के स्थान में अर भी आने को बैठा है, आर भी आने को बैठा है। अब क्या करोगे आप? फिर लाओगे स्थानीय अंतरतम? अरे सहायता उसी की लोगे कि नहीं? तो आपने स्थान मिला लिया, क्या हुआ? फिर भी दोनों तैयार हैं। अब क्या करेंगे? हैं? नहीं, तकार नहीं लगाएं तब की बात हो रही है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है दीर्घ रिकार जब होगा? हाँ, वही है, उसके लिए है ये। यहाँ तो ठीक है कि दोनों आप लाएंगे भी, तो स्थानीय अंतरतमः में स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, चार प्रकार से हम देखते हैं सादृश्य। क्या क्या दोहराओ? प्रमाण। स्थान तो फेल हो गया, क्योंकि अर भी वही स्थान वाला, आर भी वही स्थान वाला। अर्थ से यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि अर का ये अर्थ है, आर का ये अर्थ है। गुण यानी कि प्रयत्न, वो भी यहाँ समान है, विवृत हैं सब। अब क्या रह गया? प्रमाण, उसकी मात्रा। री की मात्रा क्या है? ह्रस्व। और अर में और आर में ह्रस्व कौन सा है? तो अर ही आना है। फिर भी तपर लगाया, तकार लगाया कि कुछ धातुएं दीर्घ आएंगी, जब दीर्घ री जब आएगा तो वहां पर आर की प्राप्ति होगी, फिर तो वो न आ जाए, इसलिए तकार लगा दिया है। ठीक है, तो उरत का क्या अर्थ हो गया? तकार की जरूरत तब भी नहीं पड़ रही है। क्यों? अभी तो ह्रस्व है। तो वहां भी तो हमें ह्रस्व ही चाहिए। वहां भी तो ह्रस्व, हमें यहाँ प्रमाण से पता चल रहा है। हाँ, वहां भी ह्रस्व ही करना है। नहीं, विकार हमारे पास ह्रस्व है, यहाँ तो ह्रस्व है, लेकिन दीर्घ री होगा तब क्या करेंगे? तो वहाँ अपने आप नहीं आ आएगा। वहां क्या करेंगे? आर अपने आप आएगा। हाँ, तो आर आएगा ना, लाना है नहीं उसको। हाँ, ह्रस्व ही करना है वहां भी। चाहता तो हम डालने की जरूरत ही नहीं। सही कहा आपने। तो इस तरह से यहाँ उरत का क्या अर्थ हो गया पूरा? कि अभ्यास के रिकार के स्थान में आकार हो जाता है। सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं दीर्घ रिकार के स्थान। किसके स्थान में? कहाँ है दीर्घ रिकार? यहाँ दीर्घ रिकार का हम निषेध करेंगे जहाँ पर वहीं। नहीं, निषेध रिकार का निषेध नहीं करेंगे। ये कहाँ से ले आए तुम? कहाँ पहुंच गए? ये उहु में जो री में षष्ठी है, ये री तपर है या नहीं है? तो दीर्घ री भी आ गई। दीर्घ री में भी षष्ठी में उह बनेगा और ह्रस्व री में भी। तो ये चाहे दीर्घ रिकार हो चाहे ह्रस्व रिकार हो, ये सब जगह करेगा आकार। हम आगे जाकर के ये जो अर्थ है अभी जैसे बता रही है, अर्थ इसीलिए पढ़ा है कि कहीं दीर्घ रिकार का निषेध करने ना, दीर्घ रिकार का निषेध करने के लिए नहीं। कहाँ पहुंच गए? दीर्घ रिकार के स्थान में जब आकार करेंगे हम, वो आकार दीर्घ ना आ जाए कहीं, प्रमाण मान करके, स्थानीय अंतरतम लगा करके।
तो वहां ये तपर कर दिया है। अब तपर कर दिया, तपर सत्काल से, अब दीर्घ आना ही नहीं है, ह्रस्व ही आएगा, वहां भी दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो। तो उरण रपर लगा देंगे बाद में, और आ गया अब मर। ठीक है, ये बन गया अभ्यास में। और ये ज्यों का त्यों है अभी, मर मृज अ, यहां भी कुछ भी नहीं हुआ है, आगे इसी में चल रहा है काम अभी। अब क्या होगा, फिर यहां पर एक से अधिक हल हो गए, हो गए कि नहीं? कितने हल हैं अब अभ्यास में? एक मकार और एक रेफ। तो फिर आएगा लादी शेष, तो सफाई करता रहेगा। वो कहेगा नहीं नहीं एक ही रखना है। अब 2 बार लगाना पड़ा इसको, एक बार तो यहां लगाया, ठीक है, तो उसने मृ कर दिया छांट के। अब फिर रेफ आ गया तो फिर लगेगा वो, तो उसने फिर रेफ को हटा दिया, फिर वही अब रह गया म। समझ में आ गया? री हटाने के लिए री को आकार करना है। अब आकार में हम क्या उरण को समझाते हैं कि देख तू यहां मत आना। वो कहेगा भाई क्यों नहीं आऊंगा, मेरी जहां शर्त पूरी होगी मैं तो लगूंगा वहां। सूत्र का यही नियम होता है, अगर आपको हटाना है रेफ को, मैं जो लाऊंगा रेफ, उरण अपरा कह रहा है, तो तुम किसी और सूत्र की सहायता लो। तो हलादि शेष हटाता है उसको। अब उसे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं लाया था और इसने हटा दिया, वो क्रोध करने लगे हलादि शेषा के जाके ऊपर। ऐसा नहीं, सबका कार्य अलग अलग है, क्योंकि मित्र के समान व्यवहार तो यहाँ सारे ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो म मृज या, ये स्थिति हो गई। अभी अभ्यास का काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमने कितने काम कर लिया अभ्यास के यहां तक? हलादि शेष, उरण रपरः, ये क्या नाम, उरत, और फिर हलादि शेष। 3 बार तो ये अभ्यास के प्रकरण का प्रयोग कर लिया। अभी एक और रह गया। जो धातुएं ऋकार उपधा वाली होती हैं, जैसे धातु है ये मृज, तो मृज में उपधा क्या है? सुकामा जी क्या है उपधा? उपधा किसे कहते हैं? अलोन्त्याद पूर्व उपधा। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ है री। सूत्र का अर्थ री थोड़े ये। अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। हाँ, तो अंतिम अल क्या है? जकार। उससे पूर्व ऋकार। ऋकार की उपधा संज्ञा हो गई। और ऋकार भी कैसा? ह्रस्व। क्यों? दीर्घ हो तो भी हो जाएगी। नहीं, हमें शब्द बोलना है रिद उपध। रिद उपध, रित उपध, और स्पष्ट कर दिया मैंने रित उपध। अब आया समझ में? तपर है यहां भी रित, यानी ह्रस्व ऋकार ही उपधा में हो जिसके, तब कहेंगे उसको रिदुपध। और अगर सारे री ले लें हम ह्रस्व दीर्घ, तो क्या बनेगा शब्द? रियुपध। हाँ, री और उ क्या हो जाएगा? ये कोई अणची रूपध, रूपध, और ये है रिदुपध। तो ह्रस्व री ही लेना है, इसलिए अर्थ क्या बनेगा? ह्रस्व ऋकार उपधा में है, उपधा है जिसकी, उसका नाम हो जाएगा रिदुपध। तो इसी अभ्यास के प्रकरण में सूत्र है आपका, पृष्ठ पलट लो। रीग ऋदुपधस्य च, मिल गया 90 संख्या पर। रीग ऋदुपधस्य च, क्या अर्थ होगा? अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है। ऋदुपधस्य, जो ऋदुपध है, ऐसी धातु का अभ्यास। ऋदुपध जो धातु है, जैसे मृज है ऋदुपध, और इसका लेना है हमें अभ्यास। अभ्यासस्य, ऋदुपधस्य अभ्यासस्य, ऋदुपद धातु के री को अलग कर दो, क्या रह गया आगे?
सूत्र में कितने पद हैं? 3। च को अलग कर दो, 2 रह गए। रीग ऋदुपधस्य। गा में री लगी है नहीं नीचे? हाँ, कहाँ पहुंच गए तुम? रीग को अलग कर दो, रीग। अब री बोलोगे नहीं आगे। ऋदुपध, ऋदुपध एक शब्द है पूरा, उसके षष्ठी का ऋदुपधस्य। तो ऋदुपधस्य धातोः अभ्यासस्य रीक क्या क्या बोल रहे हैं इसको? आगम या आदेश? आदेश। क्यों? आदेश हटा करके बैठता है, आगम पास में बैठता है। अब पास में बैठता है, हटा के बैठता है, आप कहोगे हमें अभी से क्या पता? तो पता पीछे कई बार देख चुके हैं हम। इसमें रीक में ककार लगा रहे हैं पाणिनि। ये क को ग हो गया है, रीक में ककार लगाया हुआ है। ये ककार जहां लगता है वो हटा के नहीं बैठेगा। आद्यंतौ टकितौ, ये कित बनेगा, कित अनबंध है ये ककार, तो ये आदि में आएगा, ये आदि में आएगा। वो क्या ना अंत में, आद्यंतौ टकितौ, ये अंत में आएगा। तो अंत में आएगा तो ये आदेश नहीं, इसको आगम बोलेंगे। तो ऋदुपधस्य धातोः अभ्यासस्य रीक आगमो भवति। ऋदुपद धातु के अभ्यास को रीक आगम होता है। ठीक है। तो ऋदुपद धातु है मृज, उसका अभ्यास है मृ। मृ के अब तो म रह गया है, इसको रीक आगम होगा। कहाँ बैठेगा? आद्यंतौ टकितौ, कित होने से अंत में बैठेगा, टित होने से आदि में होता है। तो अंत में क्या मतलब? माँ के अंत में, तो माँ और ये हो गया री, रीक। ककार तो अनुबंध है ना, तभी तो कित बनेगा ये। तो मरी मृज, अगर इसको मिला दें तो ये बन गया कि नहीं? हैं? बन गया? तो बंद करें अभी। बन तो गया। उदाहरण है किसका ये? नहीं, उदाहरण किसका है ये? उसका तो नाम ही नहीं लिया अभी तक। अब इसको घटाओ यहाँ पर। ये जो प्रत्यय है अ, आगे ये कौन सा प्रत्यय है? अच। ये क्या है? आर्ध धातुक या सार्ध धातुक? आर्ध धातुक। इस प्रत्यय को मान करके आर्ध धातुक परे रहते किसका लोप किया था? किसका लोप किया था? यंग का, यंग व चीचा, लुक, लुक प्रकरण में यंग का लुक किया था। और यंग का जब लुक किया था तो ये जो यंग है ये धातु थी पूरी, ये सब मृजिया ये धातु ही थी, सनाद्यंता धातव। तो धातु का ये अंश है, अवयव है यंग। तो जिस आर धातु को मान करके, इस अ आर धातु को मान करके धातु के अवयव यकार का लोप किया गया है। अब इसी आर धातु को मान करके यहां वृद्धि प्राप्त हो रही है इसको। अब किस सूत्र से? मृजेर वृद्धि ही सूत्र इसका अलग है ही, मृज धातु का। और लोलुआ में कौन सा सूत्र लगाया था हमने गुण की प्राप्ति के लिए? नहीं, गुण की प्राप्ति के लिए सार्वधातुक आर्ध धातुक अयो हो, वहां ये लगाया था। और यहां मृजेर वृद्धि ही। तो जिस आकार को, जिस अ को मान करके, जिस आर्ध धातुक को मान करके यंग का लुक हुआ है, उसी आर्ध धातुक को मान करके। अच्छा, एक चीज, एक शंका नहीं उठ रही है आपको अभी, ना लोलुआ में उठी थी कि सूत्र कहता क्या है न धातु लोप आर्ध धातु के? इसमें धातु लोप, लोप शब्द है कि जिस आर्ध धातु को मान करके धातु के अवयव का, पूरा वाक्य करो, लोप हुआ है। यहाँ लोप हुआ था क्या? शंका ही नहीं उठाई किसी ने। लोप हुआ था क्या? लुक हुआ है। लोप कहाँ हुआ है?
यंगो चीचा क्या करता है? लुक या लोप? हैं? लुक करता है। फिर तो ये कैसे करते हैं गुण या वृद्धि का निषेध वहां? तो लोप जो है ना, ये ठीक है कि पाणिनि की संज्ञा भी है, अदर्शनम लोपः। क्या अर्थ है इसका? अदर्शनम लोपः, यानी अदर्शन को लोप कहते हैं। और फिर आगे आ रहा है प्रत्यय से लुक श्लू लुपः। इसका क्या अर्थ है कि लुक श्लू लुप इनको भी है, यानी कि अदर्शन को ही लुक श्लू और लुप भी कहते हैं। तो अदर्शन के 4 नाम हो गए। अदर्शन जो है इसके ये 4 प्रकार से हुआ, लोप, लुक, श्लू और लुप। लेकिन लोप शब्द व्यवहार में कितना व्यापक है? व्यवहार में आप व्याकरण से बाहर आ जाओ, व्यवहार में लोप ही तो बोलेंगे। आप कहीं बोलते व्यवहार में कि देखो लुक हो गया, वो चीज खत्म हो गई, वो देखो श्लू हो गया या लुप हो गया, ऐसे बोलते हैं कहीं? लोप व्यापक शब्द है ये, उस व्यापकता को भी यहां दिखा रहे हैं ये। यानी कि लोप यदि कहा है कहीं पर, देखो लुक श्लू लुप यदि कहा है तो लोप का ग्रहण नहीं हो सकता, और लोप यदि कहा है तो सब का ग्रहण हो जाता है। और सुना है आपको इसी प्रकरण में, ये तो कहां से निकली बात? प्रत्यय लुक श्लू लुपः के आगे सूत्र क्या है? प्रत्यय लोपे। आपने तो याद कर लिया है, फिर क्यों मुंह बंद कर लिया? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। यहां कौन सा शब्द है? लोप है, लुक है, श्लू है, लोप है, क्या है? प्रत्यय का लोप होने पर उस प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य होते रहते हैं। तो जहां लोप कह करके पाणिनि हटाएंगे वहीं तो प्रत्यय लक्षण होगा, ठीक है? अगर लुक श्लू लुप कह करके हटाया तो नहीं होना चाहिए प्रत्यय लक्षण, और नहीं होना चाहिए तो वहां प्राप्ति भी नहीं है प्रत्यय लक्षण की। अब और प्राप्ति भी नहीं है तो उसका निषेध भी नहीं करना है फिर। लेकिन इससे अगला सूत्र क्या है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के आगे क्या है? न लुमता अंगस्य। ये निषेध कर रहा है किसका? प्रत्यय लक्षण का। कहां कर रहा है निषेध? कि लुमत, जिनमें लू आ रहा है, लुक श्लू लुप, कि इनको कह करके यदि कहीं हटाया गया है तो अंगस्य, अंग में यदि अंगस्य के अधिकार में कोई सूत्र लगाना है हमें, तो वहां प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो प्रश्न उठेगा कि प्रत्यय लक्षण तो लोप कह करके जहां करेंगे वहां होना है, लुक श्लू लुप कह करके अगर हटाया है हमने तो प्रत्यय लक्षण प्राप्ति ही नहीं है, तो निषेध किसका करेंगे? तो लोप एक सामान्य शब्द है, यानी प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण में भी लोप शब्द लुक श्लू लुप को भी ले रहा है, तभी तो प्रत्यय लक्षण की प्राप्ति होगी और तब करेंगे निषेध। ऐसे ही यहां पर है न धातु लोपे। अब धातु को लोप कह के हटाया है यही तात्पर्य नहीं है, कैसे भी हटाया हो, अदर्शन मात्र किया हो, तो लोप शब्द केवल अदर्शन अर्थ में भी आता है और व्यवहार में ऐसा होता है। और पाणिनि का भी व्यवहार बता रहा है किस सूत्र के द्वारा? न लुमतांगस्य के द्वारा। तो इस तरह से यहां मृजेर वृद्धि सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति हो रही है। और इस सूत्र का यह विषय बन गया कि जिस आर्ध धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप किया गया था, यकार का, यंग प्रत्यय का, और उसी आर्ध धातु को मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही है। अब ये है मृजेर वृद्धि वृद्धि करता है ये ठीक है। गुण की प्राप्ति आप दिखा सकते हो उगंत लघुपधस्य च से, ठीक है, और उसका ये अपवाद बनेगा मृजेर वृद्धि ही। तो हमने उसको नहीं लगाया, अगर आप वो भी लगाना चाहें लगा सकते हो। पूरी प्रक्रिया अगर संपन्न करनी है तो आप लगा सकते हैं उसके लिए, क्योंकि लघुपद धातु है ये, और लघुपद होने से पुगंत लघुपधस्य च से गुण की प्राप्ति होगी। लेकिन मृजेर वृद्धि सूत्र कहेगा नहीं, मृज धातु को आप मत छूना,
पुगंत लघुपदस्य से कह रहा है मृज को नहीं छूना है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है इस पर। तुम्हें और धातुएं बहुतेरी मिल जाएंगी, लघुपद बहुतेरी मिल जाएंगी तुम्हें, इसको नहीं छूना। तो यहां मृज वृद्धि प्राप्त करा रहा है। अब इसने कह दिया कि ऐसा यदि हो रहा है कि जिस धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ, उसी को मान करके गुण वृद्धि यदि एक के स्थान में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि मृज वृद्धि सूत्र आप लगाएंगे तो एको गुण वृद्धि परिभाषा वहां पहुंचेगी, तो एक के स्थान में ही प्राप्त हो रही वृद्धि, वो उसका इसने कर दिया निषेध। बस इतना ही कार्य है। अब परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, शब्द हमारे पास ज्यों का त्यों है। अब भी जो एक समस्या बीच में आ गई थी उसका निराकरण हो गया इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि ये सूत्र न बनाते तो मृजय वृद्धि यहां पर वृद्धि करता तो क्या बनता, क्या बनता? मरी मार्जह, मरी मार्जह। अब ढूंढते रहते वेदों में, कहीं शिष्ट ग्रंथों में, वाक्यों में, कहाँ प्रयोग हुआ है ही नहीं कहीं। तो इस तरह से ये बचाव हो गया इसका, मरी मृज। उसके पश्चात फिर अब आगे तो बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार। अब प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्योत्पत्ति होके मरी मृज। ठीक इसी प्रकार से यदि सृप धातु से बनाए सृपलिरी गतौ, तो सृपलिरी गतौ में केवल अनुबंध का अंतर है, सूत्र वहां भी वही लगेगा। सृपलिरी, सृपलिरी क्या क्या हटेगा इसमें? सृपलिरी किससे हटेगा? क्योंकि लिरी अच में आ रहा है, नहीं ला में री नहीं, ये लिरी है। लिरी में दो, अगर हम गिनती करें कि स्लिप लिरी में कितने वर्ण है सुगामा जी? स्लिप लिरी वर्ण इकाई कितनी है? 4। कौन कौन सी? एक एक करके बोलो, कार लगा लगा करके। सकार, सकार 2 बार क्यों बोल दिया? सकार, रिकार, पकार। हाँ सृपलिरी बोल रहा हूं मैं, सृपलिरी, सकार, हाँ 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 हाँ, ये तो 5 हो गए, हो गए ना 5। आपने कहा था 4 हैं पहले, आपकी प्रतिज्ञा क्या थी? 4 ही हैं। ये लकार रिकार नहीं है, ये लिकार है, रिलरिक। प्रत्याहार सूत्रों में जो वर्ण आए हुए हैं ये एक एक हैं कि 2-2 हैं? तो रिलरिक, तो लिरी एक है कि 2 हैं? एक ही है बस ये, और एक में ही लगता है कार। वर्णात् कारः, वर्ण से कार प्रत्यय होता है। वार्तिक है ये, वर्णात् कारः। और रात इफः, रादिफः, रेफ से रकार से इफ भी होता है और कार भी होता है। तो अन्य जितने वर्ण हैं उनमें तुम कार कार लगा के बोलेंगे। और र को 2 तरह से बोल सकते हैं, रकार और रेफ। र इफ रेफ गुण करके, ठीक है? लिरी नहीं है, हैं? लिरी को नहीं मानना। लिरी, लिरी है, माना क्या नहीं? लिरी, लिरी एक वर्ण है और अच है। तो उपदेशे जनुनासिक इत, इससे इत संज्ञा हो जाएगी। बस एक ही सूत्र लगाना है। क्या बचा? सृप। अब अन्य सारी प्रक्रिया ठीक मरी मृजा के समान होनी है और शब्द बन जाएगा सरीसृपः। अर्थ क्या हो जाएगा? बार बार सरकने वाला। तो बार बार कौन सरकता है? बहुत से प्राणी हैं ऐसे, सर्प इत्यादि सरकते ही रहते हैं। तो सरीसृप का अर्थ ही होता है, सर्प को हम बोल देते हैं सरीसृप। सरीसृप एक जाति के रूप में बोल देते हैं। सरकने वाले जितने प्राणी हैं उन सबको ही कहते हैं। जैसे छिपकली, छिपकली भी आ गई इसी में। जो भी सरक सरक के चलते हैं बिना भूमि के भाग को छोड़े। मेढक नहीं आएगा इसमें? मेढक सरक के नहीं चलता है। कभी देखा है मेढक एक एक पैर आगे बढ़ा रहा हो? चलता है कभी ऐसे? हैं? जरा छुओगे हाथ लगाते ही तुरंत कूदेगा, इन्हीं को थोड़ा आगे सरक जाए।
ऐसा नहीं होगा। कछुआ तो उगता भी है, देर देर भी चलता है। अब अंतर क्या है सरीसृप मरी मृजा में? ये तो मैंने समानता सारी बताई, अंतर भी है एक इसमें। मरी मृजा में ये वृद्धि का उदाहरण था, मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हो रही थी जो, और सरीसृप गुण का उदाहरण बनेगा, ये वृद्धि का नहीं बनेगा। जैसे लोलवह गुण का उदाहरण है ऐसे ही सरीसृप। यहाँ पुगंत लघुपधस्य च से गुण की प्राप्ति दिखाएंगे और न धातु लोप अर्ध धातु के से निषेध कर देंगे। वहां मृजय वृद्धि मत लगाने लगना कि सारे वही सूत्र लगने हैं, थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। तो ये सूत्र हमारा पूरा हुआ। आगे अब पिंगी तीचा चलेगा। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आ चुकी हैं विस्तार वाली, जो कई कई बार विस्तार हो चुके हैं। अब संक्षिप्त जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको लिया करेंगे। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ